हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही बेसिक चैप्टर जिसको आना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आपका काम नहीं चलने वाला। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक है, मतलब ये वाला क्लियर है तो आगे के सारे चैप्टर धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसी के थ्रू जाता है। तो हमें ये आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर पीरियोडिक टेबल क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम डे बाय डे आगे बढ़ते चले गए, हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ती चली गई। ढेर सारे एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर होके आने लगे और जिसके कारण हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी कि हम एक सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट्स को अरेंज कर दें, सो दैट हमें कभी भी ऐसा ना लगे कि हम उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर पाना, किसी एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर पाना हमें डिफ़िकल्ट लगे। बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो हमारी मेन मंशा, मेन मकसद यही था कि जो भी एलिमेंट वहाँ पे डिस्कवर्ड हो रहे थे, एक समय इतना ज़्यादा एलिमेंट हो गया। चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हो, ठीक है। जैसे एक बच्चे, दो बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे तक के नाम आप याद रख सकते हो। जब आपके क्लास में 100 बच्चे हो जाएंगे, आपको क्या लगता है आप सभी बच्चे के नाम, उसके घर, उसकी एड्रेस क्या आप याद रख सकेंगे? नहीं। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि एक सिस्टमेटिक वे में उसकी फाइल बनाई जाए, जहाँ पे सारा डिटेल उसको रखा जाए एक सिस्टमेटिक वे में। बस वही चीज़ यहाँ पे की गई है, राइट। यहाँ पे भी सोचा गया है कि एक सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, यही मकसद था, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल हम सिंपली किसे कहते हैं, पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स को एक्चुअली हम अरेंज करना चाहते हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट, जितने भी आपको अभी पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, है ना। मतलब प्रॉपर्टीज सिमिलर होना चाहिए हमें। कुछ तो प्रॉपर्टीज पढ़ने में आसानी होना चाहिए। हम क्यों रीअरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करना आसान हो जाए, है ना। तो द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट properties in such a way that the elements with similar properties, है ना, similar properties वाले in a tabular form, है ना, ज़्यादा जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे एक जगह रह जाएं तो हमें स्टडी करना बड़ा आसान हो जाएगा और वो टेबुलर फॉर्म में होगा, है ना। उसी को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल देने से पहले, है ना, मैं आपको पीरियोडिक टेबल का एक बार दर्शन करा देता हूं कि कैसा दिखता है पीरियोडिक टेबल। आप यहां देख सकते हैं, ये है पीरियोडिक टेबल और ये वो पीरियोडिक टेबल है जो एनसीईआरटी क्लास 11th में गिवन है, राइट। तो ये इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होता है ना, जिसको ये आफ्टर अरेंजमेंट है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, राइट। मतलब हम यहां तक अभी पहुंचे नहीं हैं। हमें सिस्टमेटिक वे में थ्योरी की स्टडी करते हुए हम ये देखेंगे कि आखिर हम इस पीरियोडिक टेबल तक कैसे पहुंचे हैं। फाइनली हम एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर चुके हैं, राइट। ये अभी के ज़माना में, अभी मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वाली पीरियोडिक टेबल है। बट हमने कैसे शुरुआत किया था अरेंज करना, पहले हिस्ट्री हमें समझनी होगी और तब जा कर के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर से मैं स्टार्ट वहाँ पे करूँगा, दिखाऊंगा आपको फिर से। लेकिन पहले हम हिस्ट्री को समझ लें कि आखिर किस तरीके से डेवलप्ड हुई है पीरियोडिक टेबल, राइट। तो आपने एक बार देख लिया, तो चलिए फिर से हम वहाँ पे समझाते हैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देकर। तो आपको मैं अभी कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे कि मान लीजिए आप किसी मेडिकल स्टोर में आप जाते हो, ठीक है। आप किसी मेडिकल स्टोर में गए और वहाँ पे आपने बोला कि सर मुझे मेडिसिन दो। आपने मांगा मेडिसिन, आपने एक प्रिस्क्रिप्शन जो आप लेकर के गए थे आपने दे दिया प्रिस्क्रिप्शन। वहाँ पे जो जो लिखा हुआ था उसको ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, वो विदिन 5 मिनट आपके जितने भी प्रिस्क्रिप्शन में जो भी यहाँ पे मेडिसिन लिखे हुए थे
विद इन 5 मिनट और वी कैन से 2-3 मिनट्स में आपको ला करके, मतलब उसको उतना ही समय लगता है जितना देर वो उसको काउंटर से अपने जगह पे जाने में टाइम लगे कि कितना दूरी पे वो मेडिसिन को रखा है, उतना ही, मतलब उसको ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगता। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों उसे समय नहीं लगता? क्योंकि डेफिनेटली उसने एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर रखा होगा मेडिसिन का, इसीलिए वो बड़े जल्दी से मेडिसिन को सर्च कर लेता है, पा लेता है और आपको फाइनली वो दे देता है। जबकि बहुत सारे मेडिसिन रहते हैं मेडिकल स्टोर में, राइट? तो हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे पास भी इतने तो सारे एलिमेंट्स हो गए हैं, मैं भी कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करूं सो दैट हम बड़े आसानी से उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर पाएं। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा सो दैट थोड़ी सी और क्लैरिटी आए आपको। जैसे मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, ठीक है, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो और आपने लाइब्रेरी में बुक मांगा, और जो लाइब्रेरियन होता है वो लाइब्रेरियन आपको तुरंत बुक ला करके दे देता है, मतलब फिर उतना ही समय उसको लगता है जितना देर से वो सेल्फ से निकाल करके बुक को लाएगा और आपको देगा, उतना ही समय, मतलब उसको तुरंत पता रहता है कि ये बुक वहाँ पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन वहाँ पे लाइब्रेरियन ने बुक को बड़े सिस्टमेटिक वे में वहाँ पे अरेंज्ड करके रखा हुआ है, इसीलिए वो आपको विद इन मिनट और विद इन 2-3 मिनट्स आपको ला करके वो बुक दे देता है, राइट? तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम भी चाहते हैं कि उसी तरीके से कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि जल्दी से एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लें, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जल्दी से बता दें, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को जल्दी से बता दें। कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम भी करना चाहते हैं। हालांकि लाइब्रेरियन ने सारे के सारे बुक लिखे नहीं थे, उन्होंने ही सारा बुक थोड़ी ना लिखा है, उन्होंने एक भी बुक नहीं लिखा है। इवन उनको हो सकता है कि उसमें से बहुत सारा बुक पढ़ा हुआ भी नहीं होगा, कुछ बहुत सारे बुक नहीं पढ़े हुए होंगे, ठीक है, तो लेकिन फिर भी ला करके आपको वो बुक दे देता है। इसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, राइट? तो हम भी अगर इस तरीके से अरेंज कर लें तो पीरियोडिक टेबल बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना और समझना, राइट? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली क्या करने वाले हैं, राइट? अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल कैसे शुरुआत हुई थी और कहाँ पे ख़त्म हुई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हमें पहुँचना है, तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। तो मैं उसको हेडिंग देना चाहता हूँ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से मॉडर्न थ्योरी तक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम पहुंचे। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो पीरियोडिक टेबल दिखाया, उस पीरियोडिक टेबल तक आखिर हम कैसे पहुंचे, हमें वहां तक पहुंचना है, बट 1 by 1 धीरे धीरे थ्योरी तक पहुंचना है हमें, ठीक है? तो सबसे पहला जो थ्योरी देते हैं दैट इज प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड्स हाइपोथेसिस, ठीक है? तो ये प्राउड्स हाइपोथेसिस ने क्या बताया आखिर? उस समय उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं, ही सिंपली एज्यूम दैट ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इनको बहुत आसान लगा। इनिशियली इन्होंने सिंपली कह दिया कि इस ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ही मिलकर के बने हैं। बट क्या ऐसा सही था? नहीं। तो इन्होंने एक थ्योरी इस तरीके से दिया कि एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू n इंटू h, यानी कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे आप लिख सकते हैं दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इनका कहने का मतलब सिंपल था कि मान लीजिए कि जैसे कोई एलिमेंट है, सपोज करिए कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ कि ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास हमें पता है होता है 16।
अगर ये 16 एटॉमिक मास होता है तो इनके अकॉर्डिंग, प्रॉस्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि आप इसको ऐसा कीजिए कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 इंटू यहाँ पे 16 कर दीजिए, n की वैल्यू 16, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये 16 हाइड्रोजन मिल करके ऑक्सीजन बना है। इनका कहने का मतलब यही है कि जब आप 16 हाइड्रोजन को मिला देंगे, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो 1 हमने यहाँ पे लिखा और ये n की वैल्यू हमने 16 कर दिया, तभी तो ये 16 होगा। तो इनका कहने का मतलब था कि 16 हाइड्रोजन को जब आप मिला देंगे तब जा करके आपको ऑक्सीजन मिल पाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम कैल्शियम की एग्जाम्पल लेना चाहें तो कैल्शियम का भी ले सकते हैं। जैसे कैल्शियम यहाँ पे रहा, मान लीजिए एटॉमिक मास इसका कितना है, 40 है, 40 एटॉमिक मास है, तो हम क्या करेंगे कि 16 के जगह अब हम 40 रखेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 रखेंगे। यानी कि इनका कहना है कि आप अगर 40 हाइड्रोजन को ले लोगे तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा, और वही कैल्शियम है। तो इनका सिंपल सा थ्योरी था कि कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में जो बनी हुई है वो हाइड्रोजन से ही मिलकर के बनी हुई है, जबकि ये थ्योरी सही नहीं थी बिल्कुल भी। ये क्या डिमेरिट था, आइए इसका देखते हैं, क्योंकि हम इतने आसानी से इसको नहीं बता सकते। ठीक है, ये इस थ्योरी में डिमेरिट क्या था, ये देखिए। बहुत सारे एलिमेंट्स को तो आपने प्रूफ कर दिया, जिसका इंटीजर में नंबर है वो तो आपने प्रूफ कर दिया, क्योंकि इसकी भी यहाँ पे इंटीजर में हाइड्रोजन की एटॉमिक मास है, तो आप चलो आपने प्रूफ कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि अगर जिसका मान लीजिए कि 1 2 3 होल नंबर नहीं रहता है ना, मान लीजिए कि किसी का अगर सपोज क्लोरीन ले लेता हूँ, तो क्लोरीन की एटॉमिक मास कितनी होती है, 35.5। अब लो भैया, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 होता है, कितना से भी कर लो तो यहाँ पे तो होल नंबर पे तो आएगा नहीं ये। तो ये जो है यहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है और n जो वैल्यू था यहाँ पे आपको इंटीजर पुट करना था, होल नंबर पुट करना था, तो यहाँ पे वो नंबर आप नहीं कर सकेंगे, तो ये यहाँ पे गलत माना जाता है, ये थ्योरी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। इसी तरीके से आप ढेर सारे एलिमेंट्स में आप बता सकते हैं जिसकी भी p/q के फॉर्म में, यानी कि वो मतलब कहने का मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में जिसका भी एटॉमिक मास था, वो सभी जगह पे ये प्रॉस्ट हाइपोथेसिस फेल हो जाता है। इन सभी जगहों पर ये बता नहीं पाता कि कैसे आखिर हाइड्रोजन से बनी हुई है। तो ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत थी। ये डेफिनेशन हम नहीं दे सकते कि सारे के सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से ही मिलकर के बने हैं, ऐसा हम कदापि नहीं कह सकते। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग स्टार्ट हुई थी थ्योरी, तो चलिए इतना भी इन्होंने कहा तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला थ्योरी जो हम बात करते हैं, दैट इज लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थ्योरी है ना, फर्स्ट थ्योरी था अपना कौन सा, प्रॉस्ट हाइपोथेसिस, सेकेंड वन इज लेवोइजियर हाइपोथेसिस। लेवोइजियर, थोड़ा स्पेलिंग अगर कुछ इधर उधर हो तो भैया माफ करना, कोई उतना। सो लेवोइजियर क्लासिफिकेशन, लेवोइजियर क्लासिफिकेशन, तो ये चीज़ है अपना। इन्होंने क्या बताया, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लेवोइजियर बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, बहुत पुराने, ठीक है, इसीलिए इन्हें हम, है ना, और बहुत सारे थ्योरी भी इन्होंने दे रखे हैं, तो बहुत सारे थ्योरी भी दिया है इन्होंने, और बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री से इन्हें नवाजा गया है। तो ये एक अपना जनरल नॉलेज हो गया, आपको दिमाग में रख सकते हो आप इसे। सो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इन्हें कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया इस चीज़ को आइए समझते हैं। इन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड थे, इन्होंने कहा मेटल और नॉन मेटल में इसने डिवाइड करने की कोशिश करी, ठीक है। इन्होंने देखा कि सिंपली उन्होंने वाटर में डाल करके इसको देखा, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन को निकाल करके उन्होंने सिंपली एज्यूम किया यहाँ पे इस तरीके से कि अगर मान लीजिए कोई मेटल है, तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, ये अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बना लेता है।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि अपने टकले पे जो पॉजिटिव चार्ज ले आता हो, है ना, पॉजिटिव TIV। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि कोई भी मेटल अगर होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा तो उसे मेटल कह देना, है ना। वो उन्होंने वाटर में डाल करके देखा कि एकदम ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है या नहीं करता है, मेटल को एक एक करके चेक किया गया। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि नॉन मेटल अगर होगा, राइट, जो नॉन मेटल होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, देखो वहां पे -1 इलेक्ट्रॉन क्या था, यहाँ पे मैं +1 इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ क्योंकि ये गेन कर रहा है। अगर कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो हम उसको कहते हैं कि वो हो जाएगा आपको क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप उसे कह सकते हैं। यानी कि किसी के टकले पे, यानी कि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएगा कुछ इस तरीके से, राइट। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कराते हो नॉन मेटल में, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कह दिया उन्होंने, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने सिंपली डिफाइन किया मेटल नॉन मेटल में जितने भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड हुए थे, मेटल और नॉन मेटल में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। बट इनकी डिमेरिट ये थी कि इन्होंने मेटलॉइड्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ये इनकी डिमेरिट्स थी। क्योंकि आपको पता है कि मेटल एंड नॉन मेटल के अलावा मेटलॉइड्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, जो इन बिटवीन प्रॉपर्टीज रखता हो, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। आगे चल करके मैं अभी सब कुछ बताऊंगा कि कितने मेटलॉइड्स हैं और NCERT में क्या है, अदर बुक्स में क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल अभी हम थ्योरी में मूव कर रहे हैं, तो आप अभी समझ जाइए कि इन्होंने, लेवॉइजर ने सिंपली मेटल एंड नॉन मेटल में इनको क्लासीफाई किया था और मेटल नॉन मेटल के अलावा एलिमेंट्स तीसरे टाइप के भी निकल पड़े हैं और वो है मेटलॉइड्स, जो कि दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज को शो करता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी को शो करता है, जिसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। एक और क्लासिफिकेशन जो फर्दर आगे चल करके आया था लेकिन लेवॉइजर ने ये नहीं बताया था, जिसके कारण ये थ्योरी थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेक करती है। तो इनका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से था। हालांकि ये थ्योरी बहुत कम लेवल पे पीरियोडिक टेबल को एक्सपैंड किए हैं ये लोग, है ना, एक्सप्लोर किए हैं। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि ज़्यादातर बुक में आपको जो थ्योरी मिलती हैं वो आपको मिल जाती हैं डोबर्नियर ट्रायड्स, यानी कि थ्योरी नंबर 3 आपको जो मिलेगा दैट इज डोबरेनियर्स ट्रायड्स, Dornier triad rule. As it is very clear from the name Dornier एक केमिस्ट रहे होंगे, साइंटिस्ट रहे होंगे। ट्रायड्स का मतलब होता है 3 एंड रूल्स, यानी कि इन्होंने क्या करा, एज इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम कि डोबर्नियर एक साइंटिस्ट थे और ट्रायड्स का मतलब 3 होता है, तो इन्होंने 3-3 करके एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए मतलब 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट करा, है ना। तो जैसे मतलब जिसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, है ना, तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को 3-3 करके अरेंज करना स्टार्ट करा उन्होंने। तो किस तरीके से अरेंज करना स्टार्ट करा, कैसे इन्होंने किया, ये हम देखना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लॉजिकली समझ में अपने को आ रहा है, वो लॉजिक ये है कि यहाँ पे ट्रायड्स का मतलब 3 होता है। इन्होंने थ्योरी क्या दिया समझिएगा, मैं लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करता तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने थ्योरी, ज़्यादा लिखूंगा नहीं, इस तरीके से ज़्यादा आप समझिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ही अरेंज्ड 3 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। और इन्होंने क्या कहा समझिएगा। सबसे पहली बात कि ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ये, राइट, और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज,
मतलब लगातार आप देख रहे हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि एटॉमिक मास, यहाँ पे एटॉमिक मास कितना था, ये जितनी भी थ्योरी अभी मैं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ से लेकर के अभी अप टू जब तक नहीं बोलूँ कुछ, ये समझ लेना कि ये सारे के सारे थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास है। अभी सारे के सारे थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ही होगा, आगे चलने वाले सारे थ्योरी। जब तक मैं ना कहूँ कि अभी चेंज हुआ है तब तक आप समझ लेना कि एटॉमिक मास के बेसिस पे सारी थ्योरी दी जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एटॉमिक मास जो है इसका 7 है, इसकी एटॉमिक मास 23 थी और इसकी एटॉमिक मास 39 है, राइट। अब क्या देखना है कि इन्होंने थ्योरी दिया, यहाँ पे एक तो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बढ़ते क्रम में है, यहाँ पे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज दिख गया, बट इन्होंने कहा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, जो कि वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बताया था। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया था, बट मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक बता दूंगा तो आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने कहा था और ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा था। तो इन्होंने थ्योरी क्या दिया समझिएगा कि जो एटॉमिक मास का एक्सट्रीम एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है ना, 2 एक्सट्रीम एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर आप एवरेज लेंगे तो वो एटॉमिक मास मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के नियरली इक्वल और एग्जैक्टली इक्वल होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन्होंने कहा कि जब आप 2 एक्सट्रीम एलिमेंट का एवरेज, 3 तो बनाया था, तो दो साइड वाले का अगर आप एवरेज लेते हैं, जैसे 7 + 39 आप करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 कर दें, एवरेज का मतलब वही है कि जितना एलिमेंट का एडिशन करोगे डिवाइडेड बाई उतना एलिमेंट्स लिख दो आप, तो ये हो जाएगा आपको 46/2 विच इज इक्वल टू 23 एंड विच इज ग्रेटर विच इज इक्वल टू द व्हाट, मिडिल एलिमेंट मास। मिडिल वाले एलिमेंट के मास के नियरली इक्वल और एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए, तो हम इसे कहेंगे कि ये डोबर्नियर ट्रायड्स है, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि लिथियम सोडियम पोटेशियम इज अ डोबर्नियर ट्रायड्स। इसी तरीके से हमें चेक करना है, राइट। तो आप चेक करेंगे कैसे, लीजिए मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरीके से दिया गया है। एटॉमिक मास आपको लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि एटॉमिक मास इसका 9 है, इसका 24 है, इसका 40 है, ठीक है। जब आप इनके एवरेज निकालेंगे इस तरीके से, ऐसा एवरेज निकालेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे आप सिंपली देख पाएंगे कि 9 + 40/2, सो विल गेट 49/2, सो 49/2 कितना हो जाएगा, 24.5, ये हो जाएगा, राइट। तो ये अगर हो जाता है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि विच इज नियरली इक्वल, हमने क्या बोला था, नियरली इक्वल और एग्जैक्टली इक्वल, सो दिस इज नियरली इक्वल, राइट। सो नियरली इक्वल है तो ये भी डोबर्नियर ट्रायड्स है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नियरली मतलब 1-2 का चलेगा, बहुत ज़्यादा 5-6 का अगर डिफरेंस होगा तो नहीं चल पाएगा। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने थ्योरी दिया था। आप चाहें तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि कैल्शियम आप लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्शियम लिख सकते हैं, बेरियम लिख सकते हैं, ये भी एक ट्रायड्स है। लेकिन क्या लगता है आपको कि इतना एटॉमिक मास किसी को याद रहेगा क्या, 40, 88, 137, ये तो याद नहीं रहेगा एटॉमिक मास। तब के केस में हम क्या करेंगे सर, तो तब के केस में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के हेल्प से पक्का है कि आप 100% कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक भी डोबर्नियर ट्रायड्स आपसे नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो ये 88.5 आ रहा है विच इज़ नियरली इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट मास। तो यहाँ पे ये थ्योरी वैलिड हो रही है, बट मुझे एटॉमिक मास याद करने में दिक्कत आएगी और मैं आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाऊंगा कि कैसे आखिर हम डोबर्नियर ट्रायड्स को बताएं। तो डोबर्नियर ट्रायड्स को अगर आपको बताना है तो चलिए मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करता हूं, उस ट्रिक के हेल्प से आप बड़े इजी तरीके से बता पाएंगे कि कौन सा डोबर्नियर ट्रायड्स है और कौन सा डोबर्नियर ट्रायड्स नहीं है। आइए, सो ट्रिक आपका ये कहता है कि फर्स्ट स्टेप नंबर 1 ट्रिक अप्लाई करने के लिए कि एलिमेंट मस्ट बी ऑफ सेम ग्रुप। आपको अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक अभी बना है, जस्ट मतलब सारे चीज़ हो जाने के, डेवलप्ड हो जाने के बाद ये चूंकि बना है तो हमने हेल्प लिया है इसका। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि एलिमेंट
एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ सेम ग्रुप, ऑफ सेम ग्रुप, सेम ग्रुप. And second one, atomic number difference, atomic number difference between them must be same, must be सेम. मैं अप्लाई करके बता देता हूं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे. चलिए, मैं उस क्वेश्चन को अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर समझता हूं जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था. मैं अभी कर देता हूं आपको. देखो, सबसे पहली बात, आपने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसा. आपको पता है एटॉमिक नंबर, पहले लिख लीजिए. एटॉमिक नंबर तो सबको पता है और मैजिक नंबर के हेल्प से आप बड़े इजी तरीके से एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं. मैजिक नंबर में आगे चल करके बताऊंगा कि कैसे आखिर किसी भी पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट्स एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आपको डायरेक्टली आप एटॉमिक नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं. वो आगे चल करके अभी आएगा थ्योरी के बाद. ठीक है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाए एक बार, फिर मैं आराम से बताऊंगा आपको. ठीक है, सो ये 3 हो गया, ये 11 हो गया, ये 19 हो गया. बोलोगे सर ग्रुप कैसे याद रहेगा? बेटा मैं ग्रुप भी आपको याद कराऊंगा. ग्रुप एनी हाउ याद रखना ही पड़ेगा, बिना इसके आपका काम नहीं चलेगा. अगर आप इंजीनियरिंग या नीट के एग्जाम देना चाहते हो आगे चल करके, तो ये 100% आपको याद रखना ही पड़ेगा. और वो मैं बहुत आसानी तरीके से याद करा दूंगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं. आप देखिए, सबसे पहला स्टेप हमने अप्लाई करना है क्या, कि एलिमेंट शुड बी ऑफ सेम ग्रुप. हमें पता है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब के सब सेम ग्रुप में है. तो पहला वाला पास हो गया, पहले वाले स्टेप में पास हो गया. सेकेंड स्टेप कहता है कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए. मतलब इनके बीच का जो एटॉमिक नंबर है और इनके बीच का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंसेस सेम होने चाहिए. तो कैसे करेंगे? तो देख लो, 11 - 3 यहाँ पे भी 8 आ रहा है, 19 - 11 यहाँ पे भी 8 आ रहा है. तो यानी कि डिफरेंसेस सेम हो गए, यानी कि ये डोबर्नियर ट्रायड्स है. इस ट्रिक से भी सही हो चुका है. तो आप इसी तरीके से ढेर सारे एलिमेंट्स को बता सकते हैं, ढेर सारे ग्रुप्स को बता सकते हैं कि कौन सा डोबर्नियर ट्रायड्स है, कौन सा नहीं है. मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूं, आप खुद से सोचने की कोशिश करें. जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताएं ये डोबर्नियर ट्रायड्स है या नहीं है. कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, बताएं कि ये डोबर्नियर ट्रायड्स है या नहीं. फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बताएं ये डोबर्नियर ट्रायड्स है या नहीं. नेक्स्ट आपको बताना है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, क्या ये डोबर्नियर ट्रायड्स है. नेक्स्ट नंबर 5, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या ये डोबर्नियर ट्रायड्स है. तो इस तरीके से 6 नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, क्या ये डोबर्नियर ट्रायड्स हैं. एंड 7 नंबर यहाँ लिख देता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, या फिर ऐसा थोड़ा सा मिसमैच कर देता हूँ, फ्लोरीन, राइट, एंड देन ब्रोमीन, आयोडीन. तो इसमें से कौन सा डोबर्नियर ट्रायड्स है, कौन सा नहीं है, आप देख लीजिए. तो शुरू से ये चारों डोबर्नियर ट्रायड्स होंगे, बाकी ये तीनों नहीं हैं. आइए प्रूफ कर देता हूँ. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे पहली बात कि ये सेम ग्रुप से तो बिलोंग ही नहीं करते, सेम ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करते, है ना. आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, ये अलॉन्ग द पीरियड चलता है ना. सो पीरियड मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस जो होते हैं ऐसे, वो ग्रुप होते हैं. तो एक सेम ग्रुप का होना चाहिए. ठीक है, हो सकता है आपको अभी ग्रुप याद ना हो, आपको 1 to 30 एलिमेंट्स भी याद ना हो. तो मैं सबसे पहले आपको आज के इस लेक्चर में, है ना, इस लेक्चर को एंड करते करते मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप जरूर से जरूर 1 to 30 एनी हाउ आपको रटा हुआ होना चाहिए. 1 to 30 एलिमेंट्स एकदम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे याद होना चाहिए. मतलब एकदम टिप पे होना चाहिए. सो आपको 1 to 30 एलिमेंट्स एनी हाउ रटा हुआ होना चाहिए. और एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के ग्रुप भी रटे हुए होने चाहिए इस लेवल पे मिनिमम.
ठीक है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के ग्रुप्स याद होने चाहिए, लेकिन मैं आपको याद करा दूंगा। पहले आप ये वाला याद कर लें, फर्स्ट लेक्चर का होमवर्क आपको रहा कि 1 to 30 आप याद करें। एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दें, 100% मैं आपको याद करा दूंगा, डोंट वरी। राइट, आगे मूव करते हैं, मतलब इसकी डिमेरिट बता देते हैं कि क्या डिमेरिट था आखिर, है ना। सो डिमेरिट ये था कि जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम, है ना, जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स डोबर्नियर ट्राइड्स में फिट नहीं किया जा सकता था, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जांपल लेकर के अगर बात करूं, जैसे कार्बन जो अभी मैंने लिया यहाँ पे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे तो एटॉमिक मास आपको क्या देखने को लग रहा है, देखना कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे एटॉमिक मास 12 है, इसका 14 है, यहाँ पे 16 है। जब आप इसके एवरेज निकालोगे, जो जैसा इन्होंने कहा था कि एवरेज निकाल दो, तो 12 + 16 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट व्हाट, 28/2, so you will get 14 which is exactly equal to the middle mass of the middle element। देख लीजिए exactly equal। तो क्या ये डोबर्नियर ट्राइड्स है? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी उन्होंने कहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए, और केमिकल प्रॉपर्टीज तभी सेम होगी जब वो सेम ग्रुप से होगा, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगी, है ना। कि क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ना बेटा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के लिए उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होनी पड़ेगी, यानी कि वो सेम ग्रुप का होना चाहिए। सिंपल सा मतलब यही कहता है, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये डिफरेंट यहाँ पे ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के नहीं है, या अलॉन्ग द पीरियड आते हैं। इसीलिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने के कारण ये डोबर्नियर ट्राइड्स नहीं हो सकता। सिमिलरली यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बट आप देखेंगे कि ट्रिक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एवरेज निकालोगे तो नहीं आ पाएगा उस तरीके से। एवरेज एटॉमिक मास का जो आप निकालोगे एवरेज करके, दैट विल बी नॉट नियरली इक्वल और एग्जैक्टली इक्वल टू द मिडिल मास एलिमेंट। दैट इज वाई वी कैन से कि ये डोबर्नियर ट्राइड्स ये सब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डोबर्नियर ट्राइड्स तक हमने कर लिया है। आगे के थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव्स से, ठीक है। तो आपका होमवर्क बस इतना ही रहा कि आपको 1 to 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, और कोशिश करिए कि एस एंड पी ब्लॉक के ग्रुप्स को भी याद करने का, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इस तरीके से सारे के सारे एस एंड पी ब्लॉक के ग्रुप्स को याद करने की कोशिश करिए। आप डोंट वरी, मैं आपको याद करा दूंगा अगर याद नहीं है तो, ठीक है। सो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।